Hello 7th class. As you know, some topics are still remaining of chapter 4. So today we will discuss about these topics. So your next topic of this chapter is conductor. Conductors, the object that can allow the heat to flow through them are called conductors. For example, metals such as copper and aluminium. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें हीट इजीली फ्लो हो जाती है वो कंडक्टर्स होते हैं. यू कैन से इन द सिंपल लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट जल्दी से गर्म हो जाते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म कब होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म तब होगा जब उसमें हीट पास होएगी. यानी जिस ऑब्जेक्ट में हीट इजीली फ्लो हो रही है वो कंडक्टर कहलाएगा. ओके, you can see in this picture copper wire, aluminium can and gold. These are the type of conductor. ये क्या हैं? कंडक्टर्स के टाइप है, कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं ये. क्यों? क्योंकि इनमें हीट इजीली फ्लो हो जाएगी, ये जल्दी से गर्म हो जाते हैं. जो ये मेटल्स हैं ये जल्दी से गर्म हो जाते हैं. सो दीज आर द कंडक्टर्स. इन दीज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हीट कैन बी इजीली फ्लो. इस तरीके के ऑब्जेक्ट में जो हीट होती है वो जल्दी से और आसानी से फ्लो हो जाती है और ये ऑब्जेक्ट गर्म हो जाते हैं. इसका मतलब ये एग्जाम्पल किसके हैं? कंडक्टर के. सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंसुलेटर. द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. फॉर एग्जाम्पल वुड एंड प्लास्टिक. इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर कंडक्टर का जस्ट अपोजिट है. कंडक्टर में तो हीट इजीली फ्लो हो रही है. अब इंसुलेटर जब कंडक्टर का अपोजिट है इट मीन्स इंसुलेटर्स में हीट इजीली फ्लो नहीं होती. वे ऑब्जेक्ट जो हीट को फ्लो करने के लिए अलाउ ही नहीं करते वो इंसुलेटर्स होते हैं. यू कैन से इन द सिंपल लैंग्वेज, यानी जो ऑब्जेक्ट गर्म नहीं हो पाते जल्दी से, जो जल्दी से हीट पास नहीं करते अपने में, वो इंसुलेटर्स होते हैं. ओके, तो जो इंसुलेटर्स हैं इंसुलेटर्स में हीट पास नहीं हो पाएगी और कंडक्टर्स में हीट पास हो जाएगी. यू कैन सी इन दिस पिक्चर वुड, प्लास्टिक, स्टायरोफोम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स. जो लकड़ी होती है, प्लास्टिक होती है, स्टायरोफोम, इनमें हीट पास नहीं हो पाती. स्टायरोफोम क्या है? स्टायरोफोम वो वाला गिलास होता है ना, आपने देखा है जिसमें कॉफ़ी पीते हो आप, फोम का गिलास होता है वो. तो उसमें हीट तो पास नहीं हो पाती. गरम गरम कॉफ़ी आप उसमें भर लेते हैं और फिर आप पकड़े रखते हैं उसे, तो आपका हाथ नहीं जलता उससे, है ना. ऐसे ही बर्तनों में जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं जैसे फ्राइंग पैन वगैरह, इनमें प्लास्टिक के हैंडल लगे होते हैं. क्यों लगे होते हैं प्लास्टिक के हैंडल? जिससे उनमें हीट पास नहीं हो पाएगी. अगर उसमें प्लास्टिक का हैंडल नहीं होगा तो आप उसे उठा नहीं पाओगे, है ना. क्योंकि मेटल में तो मेटल्स आर द कंडक्टर्स, और मेटल तो कंडक्टर होते हैं तो वो तो हीट पास कर देंगे और वो उसे अगर आप उठाओगे तो जल जाएगा हाथ. इसलिए उसमें प्लास्टिक के हैंडल लगे होते हैं बर्तनों में. जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनमें प्लास्टिक के हैंडल्स लगे होते हैं जिससे आप उन्हें ईजिली पकड़ पाए. ओके, तो इंसुलेटर्स जो होते हैं उनमें हीट पास नहीं हो पाती. ओके, स्टायरोफोम का ये गिलास देख रहे हैं ना आप, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर. So next topic is convection. The transfer of heat in liquids and gases is called convection. लिक्विड और गैसेज में हीट का जो ट्रांसफ़र होना है वो प्रोसेस कन्वेक्शन कहलाता है. The molecules of the liquid or gases that are near the source of heat get heated first. जो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हीट के पास होते हैं, हीट के पास में जो होते हैं वो सबसे पहले गर्म हो जाएंगे. फिर वो क्या, गर्म होने के बाद वे हल्के हो जाते हैं और ऊपर की तरफ चले जाते हैं. जो ठंडे वाले होते हैं वो नीचे आ जाते हैं. द कोल्डर पार्टिकल्स बीइंग हैवियर टेक द प्लेस एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द होल लिक्विड और द गैस गेट हीटेड. कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ. जैसे अगर हमने किसी कंटेनर में पानी को गर्म करने के लिए रखा है
तो आप लोगों ने ये देखा होगा, जब हम पानी गर्म करते हैं तो बर्तन की तली का जो पानी होता है सबसे पहले वो गर्म होना शुरू होता है। उसमें से आप देखोगे छोटे छोटे बुलबुले बबल्स जो होते हैं वो ऊपर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। क्या होता है, जो बर्तन की तली के पास वाला जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी सबसे पहले हीट कहाँ लगेगी, हमने गैस पर जो बर्तन को रखा है पानी गर्म करने के लिए, तो जो फ्लेम है, फ्लेम सबसे पहले किसे हीट करेगी, सबसे पहले वहाँ का पानी गर्म होगा जो बर्तन की तली में है। तो जो बर्तन की तली में लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स जब गर्म होने शुरू हो जाएंगे तो वो इतना लाइट वेट हो जाते हैं, इतने लाइटर हो जाते हैं वे कि वो ऊपर उठना लग जाते हैं। यानी जो बर्तन की तली के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बर्तन की तली में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गर्म होकर हल्के हो जाते हैं और वो ऊपर की साइड चले जाते हैं। और जो ऊपर का पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं फिर वो नीचे आ जाता है, फिर वो गर्म होकर फिर वे ऊपर उठ जाते हैं। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि सारा पूरा पानी गर्म ना हो जाए। आप लोगों ने घर पर देखा होगा जब पानी गर्म करते हैं, जब हम पानी गर्म करते हैं तो जब वो गर्म होना स्टार्ट होता है तो उसमें से छोटे छोटे बबल्स ऊपर जाने लग जाते हैं, छोटे छोटे बबल्स ऊपर जाने लग जाते हैं। इट मीन्स वो मॉलिक्यूल्स वे होते हैं जो बर्तन की तली में है। बर्तन की तली में वे मॉलिक्यूल्स थे, वे गर्म हो गए, तो गर्म हो गए तो वे ऊपर उठ गए। गर्म होने के बाद वे ऊपर उठ गए तो ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल्स थे जो ठंडे थे वो नीचे चले जाएंगे। जब उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी वे तो ऊपर चले गए गर्म होकर, जो ठंडे मॉलिक्यूल्स थे वो नीचे आएंगे, फिर वो हीट लगेगी उनमें, फिर वो गर्म हो जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक पूरा पानी गर्म ना हो जाए। ओके, दैट्स वाई द एरिया अबव द फ्लेम ऑफ अ कैंडल ऑलवेज फील्स हॉट बट द एरिया ऑन द साइड्स ऑफ अ कैंडल डज नॉट। यही कारण होता है कि जो कैंडल की फ्लेम होती है वो हमेशा हॉट रहती है, कैंडल की जो फ्लेम होती है वो हमेशा गर्म रहेगी, लेकिन बट द एरिया ऑन द साइड ऑफ द कैंडल, लेकिन जो साइड का जो एरिया होता है वो गर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये कन्वेक्शन का प्रोसेस है। कन्वेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले जो हीट के पास वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, फिर वो लाइट वेट हो जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आ जाएंगे, फिर वे गर्म होकर ऊपर की ओर चले जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि वो पूरा लिक्विड गर्म ना हो जाए। तो ये कन्वेक्शन का प्रोसेस था। ओके, अब ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हेयर इज अ कैटल। यहाँ एक कैटल है, ठीक है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है और ये जो आप एरो देख रहे हैं, ब्लू एरो शोज द कूल मॉलिक्यूल्स एंड रेड एरो शोज द वार्म मॉलिक्यूल्स। जो ब्लू वाला एरो है वो ठंडे मॉलिक्यूल्स दिखा रहा है और जो रेड वाला एरो है वो वार्म मॉलिक्यूल्स दिखा रहा है। अब देखिए, इसे लिक्विड को हीट दी जा रही है, हीट देने के बाद क्या हो रहा है, जो गर्म मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं वे ऊपर की ओर उठते जा रहे हैं। यानी जो वार्म मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट वेट हो गए, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जो कूल मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं दोबारा से गर्म होने के लिए। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेडिएशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ही एक प्रोसेस है, लेकिन ये वेव की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल, द सन्स हीट रीचेज द अर्थ सरफेस थ्रू रेडिएशन। जो सूरज की जो किरणें हैं, जो सन की हीट है, वो हमारी धरती की सरफेस पे कैसे आती है, रेडिएशन के प्रोसेस से आती है। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट सम हीट इनटू द एनवायरनमेंट। कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट है तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो चीज़ें रखी होती हैं उन्हें रेडिएट करता है। हैंस मैनी टाइम्स एन ऑब्जेक्ट गेट हीटेड जस्ट बाय बीइंग नियर टू अ हॉट ऑब्जेक्ट। जो कई बार ऐसा होता है, जो गर्म ऑब्जेक्ट होता है वो आसपास की चीज़ों को भी गर्म कर देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब धूप निकली रहती है तो सन की रेडिएशन आती है धरती पर, तो क्या होता है, सब चीज़ें गर्म हो जाती हैं ना, सब चीज़ें गर्म हो जाती हैं। तो ये रेडिएशन का प्रोसेस होता है।
जैसे हम अनदर एग्जांपल लें तो अगर हम किसी गर्म चीज़ पर अपना हाथ रख देते हैं, जैसे कोई गिलास है, गिलास में गर्म पानी है, ठीक है, हम उस पर अपना हाथ रखेंगे तो हमारे हाथ भी गर्म हो जाएंगे। तो ये रेडिएशन का प्रोसेस है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जब ठंड होती है, सर्दी होती है तो हमें क्या होता है, हमें बहुत ठंड लगती है, हमें ठंड लगती है तो हम अपने हाथों को तापते हैं ना। कैसे करते हैं, जो फायर होती है उस पर हम उस थोड़ी दूर से हम अपने हाथ गर्म करते हैं जिससे हमें ठंड ना लगे। तो ये प्रोसेस रेडिएशन का प्रोसेस होता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सी ब्रीज। You can see in this picture, here is a sea and on the left side you can see the land side. आप देख सकते हैं इधर तो समुद्र है और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं धरती है, ठीक है। और रेड एरो शोज द वार्म एयर एंड ब्लू एरो शोज द कूल सी ब्रीज. The wind blowing from the sea towards the land is called sea breeze. वो हवा जो समुद्र से धरती की ओर आए वो सी ब्रीज कहलाती है। आप जो हैं इसके नेम से याद रखना, सी ब्रीज है तो पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है, समुद्र, यानी समुद्र से जो हवा धरती की ओर आए, ठीक है, जो हवा समुद्र से धरती की ओर आए वो सी ब्रीज कहलाती है। ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड इन द कोस्टल एरिया गेट्स हीटेड ड्यू टू द सन्स रेडिएशन. दिन के समय क्या होता है, सन की रेडिएशन की वजह से, दिन के समय तो धूप होती है ना, तो दिन के समय सन की रेडिएशन की वजह से जो कोस्टल एरियाज़ की धरती होती है, कोस्टल एरियाज़ क्या है, जो समुद्र के पास का एरिया होता है ना, वो कोस्टल एरिया कहलाता है। तो कोस्टल एरिया की लैंड सन्स रेडिएशन की वजह से गर्म हो जाती है। द सी ऑल्सो गेट्स हीटेड, समुद्र भी गर्म होता है। हाउएवर इट टेक्स मोर टाइम टू गेट हीटेड अप देन द लैंड, लेकिन जितनी जल्दी धरती गर्म हो जाती है उतनी जल्दी समुद्र नहीं हो पाता। समुद्र हीट लेने के लिए, गर्म होने के लिए बहुत समय लेता है, ठीक है। Hence the air above the land gets heated faster than the air above the sea. इसका मतलब जो समुद्र के ऊपर की हवा होती है वो थोड़ी देर से गर्म होती है, लेकिन जो धरती के ऊपर की हवा होती है, जो धरती के ऊपर की एयर होती है वो जल्दी हीट हो जाती है। ओके, द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द एयर अबव द सी. जो धरती के ऊपर की एयर होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है समुद्र के अपेक्षा। तो सी ब्रीज क्या है, अगर आपसे कोई पूछे सी ब्रीज क्या है, सी ब्रीज होती है जो समुद्र से धरती की ओर आने वाली हवा होती है। समुद्र से धरती की ओर बहने वाली हवा सी ब्रीज कहलाती है। द हॉट एयर फ्रॉम द लैंड राइजेज above as it is lighter and the cool air from the sea being heavier takes its place. तो धरती से उठने वाली गर्म हवा है वो हल्की हो जाती है और जो कूल एयर है, जो समुद्र के पास की ठंडी हवा है वो थोड़ी हैवियर है। ओके, दिस रिजल्ट्स इन द सी ब्रीज, यही सी ब्रीज का कारण होती है। नाउ land breeze. Land breeze, you can see in this picture, on the right side sea warmer and on the left side land cooler. Blue arrow shows cool land breeze and red arrow shows warm air at the night. ये रात के समय का सीन है। क्या होता है रात के समय, धरती ठंडी हो जाती है और समुद्र गर्म हो जाता है। इट इज़ जस्ट अपोजिट द सी ब्रीज। ओके, ये भी दोनों आपस में अपोजिट हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। सी ब्रीज में तो जो समुद्र होता है वो ठंडा रहता है और लैंड ब्रिज में जो समुद्र होता है गर्म रहता है। रात के समय धरती ठंडी हो जाती है और जो समुद्र होता है वो गर्म रहता है। ओके, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रिज। यानी अब क्या होगा, धरती से समुद्र की ओर जाने वाली हवा। सी ब्रिज में क्या था, समुद्र से धरती की ओर जाती थी हवा। सी ब्रिज में पहले क्या आ रहा था, सी,
तो सी से शुरू होती थी, समुद्र से शुरू होती थी, धरती की ओर जाती थी हवा, तो वो सी ब्रिज है। अब लैंड ब्रिज का नेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लैंड से। तो लैंड से धरती से समुद्र की ओर जो हवा जाएगी वो लैंड ब्रिज होगी। ड्यूरिंग द नाइट टाइम, अब रात के दौरान क्या होगा? लैंड इन द कोस्टल एरियाज गेट्स कूल डाउन फास्टर देन द सी। तो समुद्र के अपेक्षा जो धरती होती है कोस्टल एरियाज की, वो जल्दी ठंडी हो जाती है, और उसमें क्या होता था? जल्दी गर्म हो जाती थी धरती। दिन के समय तो धरती जल्दी गर्म हो जाती है, तो वो प्रोसेस किस में था? सी ब्रिज में। अब रात के समय धरती जल्दी ठंडी हो रही है, तो ये प्रोसेस क्या है? लैंड ब्रिज। द एयर अबव द सी इज होटर देन द एयर अबव द लैंड, यानी जो समुद्र के ऊपर की हवा है वो गर्म है धरती के अपेक्षा रात के समय। Therefore, air above the sea rises and the air from the land being cool flows towards the sea. This result in the land bridge. जो एयर होती है समुद्र के ऊपर की, जो एयर है वो उठ जाती है, एंड द एयर फ्रॉम द लैंड, और जो धरती से जो एयर जा रही है वो ठंडी हो जाएगी जो समुद्र की ओर जा रही है। ठीक है, दिस रिजल्ट इन द लैंड ब्रिज, और ये किसका परिणाम है? ये लैंड ब्रिज का। यानी ब्रिज वे होती हैं जो समुद्र से धरती की ओर जाने वाली हवा है, और लैंड ब्रिज वो होती है जो धरती से समुद्र की ओर जाने वाली हवा है। सी ब्रिज में क्या होता है? दिन के समय धरती गर्म रहती है और समुद्र ठंडा रहता है, और लैंड ब्रिज में क्या होता है? धरती रात के समय ठंड हो जाती है और समुद्र गर्म होता है। नाउ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आर, वाई डू वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर? हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट द हीट बैक इनटू द एनवायरनमेंट एंड कीप अस कूल ड्यूरिंग द समर टाइम। जो लाइट कलर्ड के कपड़े होते हैं, जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं, वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट में वापस भेज देते हैं। अगर जो हीट हमारे पास आती है तो वो उसे एब्जॉर्ब नहीं करते, वो उसे वापस भेज देते हैं, तो इसलिए हम समर टाइम में भी ठंडे रहते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, वाई डू वी वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर? जो विंटर में हम डार्क कलर के क्यों क्लोथ्स पहनते हैं, मतलब गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? जस्ट अपोजिट द अबव क्वेश्चन। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, दोबारा वापस भेज देता है। ठीक है, और विंटर्स में हम डार्क कलर के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम गर्म रहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म? इट इज़ रिलेटेड टू सेकंड क्वेश्चन। जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमें गर्म क्यों रखते हैं? सेकंड क्वेश्चन में था डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। अब वुलन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? बिकॉज द वुलन क्लॉथ्स आर अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। बैड कंडक्टर यानी वो हीट को पास नहीं होने देते। Therefore, they do not allow the heat from the body to move out in the environment. वे जो होते हैं वो हीट को अलाउ नहीं करते कि वो बॉडी से बाहर जाए एनवायरनमेंट में। ओके, एज अ रिजल्ट द एयर प्रेजेंट बिटवीन द वुलन क्लॉथ्स एंड आवर बॉडी बिकम्स हॉट एंड दिस मेक अस फील वार्म। तो उसका परिणाम ये होता है कि जब बॉडी से हीट बाहर ही नहीं जा रही, तो यानी वो बॉडी के बीच में और वुलन क्लॉथ्स के बीच में ही एयर प्रेजेंट रहेगी और वो गर्म हो जाएगी, और इस वजह से हम गर्म महसूस करते हैं। ओके, तो वुलन क्लॉथ्स क्या होते हैं? वुलन क्लॉथ्स हीट को पास नहीं होने देते, वो बैड कंडक्टर होते हैं। जब वो हीट को पास नहीं होने दे रहे, हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर ही नहीं जा पा रही, इट मीन्स हम गर्म रहेंगे। ओके, सिमिलरली टू थिन ब्लैंकेट्स प्रोवाइड मोर हीट देन वन थिक ब्लैंकेट। इसी प्रकार क्या होता है, दो पतले कंबल ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे हमें एक मोटे कंबल की अपेक्षा। अगर हम एक मोटे कंबल को देखें
तो उसकी जितनी हीट होगी उससे ज़्यादा दो पतले पतले कंबल ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज एयर कैन बी ट्रैप्ड बिटवीन द टू थिन लेयर्स, द टू थिन ब्लैंकेट, क्योंकि उन दोनों पतले ब्लैंकेट्स के बीच में जो एयर होती है वो ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है और वहीं के वहीं वो गर्म हो जाती है और उससे ज़्यादा हीट प्रोवाइड होती है. ओके, सो हेयर योर चैप्टर इज़ completed. I will send you NCERT book exercises and question answers PDF. You have to note down the book exercises and question answers in your fair notebook. Okay.